मुखिया गांव के पेड़ के पास कुछ लोगों के पास बैठा हुआ हंसी मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पर एक साधु आकर मुखिया से बोला, और सुनाओ गांव के मुखिया, अरे क्या हाल चाल बा? अरे तोहरा दिमाग तो ठीक बा साधु, है न जान न पहचान। मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अरे तो हम क्या करें, तुम क्या करो? अरे या तो मुझे पैसे दो या फिर कुछ खाने को दो। मुखिया बहुत बुरा सा मुंह बनाता हुआ साधु की ओर देखकर बोला, अरे तेरे बाप का मेरे ऊपर कर्जा है क्या? हैं? मैं अपने गांव में भिखारी का आना वैसे भी पसंद नहीं करता। अरे तुझे इस तरह से किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है मुखिया। अरे तो तू क्या उखाड़ लेगा? हैं? तू सीधी तरह से यहाँ से निकल जा, नहीं तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। साधु गुस्से में वो गांव छोड़कर चला गया और एक जंगल में बैठकर गुस्से से बोला, जिन गांव वालों ने मुझे इतना अपमानित किया है, उन्हीं गांव वालों की मदद से मैं इतना अमीर बनकर दिखाऊंगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। हाँ। इधर गेंदा सेठ अपने घर पर बैठा हुआ अपनी पत्नी से बोला, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। अरे अभी 10 मिनट पहले तो तुमने खाना खाया था। मैं जब भी खाना मांगता हूँ तुम यही वाक्य बोल देती हो। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ जाकर जंगल में जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं उन्हें जाकर खाओ। मेरी पत्नी की बात तो सही है, उन्हें खाने के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। क्यों ना मैं जंगल में ही जाकर अपना पेट भरूं। गेंदा सेठ गुस्से से घर से बाहर जाने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? जंगल में, अब से मैं वहीं रहूंगा। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारे जैसे वनमानुष के लिए जंगल ही बना है। गेंदा सेठ जंगल की ओर निकल गया। इधर शर्मीली पागलों की तरह अपने पति पुट्ठा को गांव में ढूंढती फिर रही थी। तभी अचानक शर्मीली की नजर गांव के मुखिया पर पड़ी। शर्मीली दौड़ती हुई मुखिया के पास जाकर बोली, मुखिया जी, क्या आपने मेरे पति को देखा है? अरे शर्मीली, सारा गांव जब रोज सुबह सोकर उठता है ना, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि वो तुम्हारे पति को ना देखे, समझी? बकवास मत कीजिए मुखिया जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो सुबह से घर नहीं लौटे। अरे तो जल्दी जाओ, जाकर गांव और घर में उस भुलक्कड़ को तलाश करो शर्मीली। गांव का हर घर का दरवाजा खटखटाकर पूछ चुकी हूँ, मगर पुट्ठा को किसी ने नहीं देखा। तभी वहाँ पर गांव का ही एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ आया और शर्मीली से बोला, मैंने सुबह सुबह पुट्ठा को जंगल की ओर जाते हुए देखा है। सत्यानाश जाए उस भुलक्कड़ आदमी का। शर्मीली जाओ, जाकर उसे जंगल में ढूंढो। गांव के लोग तो उसे संभाल लेते हैं, लेकिन जंगल के जंगली जानवर उस भुलक्कड़ को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगे। हाँ। इतना बोलकर मुखिया और वो व्यक्ति वहाँ से चले गए। शर्मीली बेचारी जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के काफी अंदर निकलकर शर्मीली को पुट्ठा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ नजर आया। शर्मीली उसके पास जाकर गुस्से से बोली, अरे यहाँ आराम से बैठे हुए जंगल के पेड़ों को क्यों निहारे जा रहे हो? पुट्ठा शर्मीली की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, देखो कमलनाथ, मुझे तंग मत करो, बता रहा हूँ। हाँ। शर्मीली ने एक जोरदार जांटा पुट्ठा के गाल पर जड़ दिया। पुट्ठा की याददाश्त वापस आ गई। अरे शर्मीली, मुझे कितनी देर से भूख लग रही है, जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ। तभी उस जंगल में शेर की दहाड़ गूंज उठी। शेर की दहाड़ सुनकर कांपती हुई शर्मीली पुट्ठा की ओर देखकर बोली, इसे भी भूख लग रही है, समझे तुम? अरे तुम अपने घर में नहीं बल्कि जंगल में बैठे हो। कुछ देर अगर और यहाँ बैठे तो किसी शेर का तुम स्वयं भोजन बन जाओगे। शर्मीली पुट्ठा का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच कर ले जाने लगी।
वो दोनों कुछ दूर एक तालाब के पास पहुंचे ही थे कि तभी शर्मीली के कानों में एक साधु के हंसने की आवाज टकराई। शर्मीली ने देखा कि एक साधु तालाब के किनारे बैठा उन दोनों को ही देख रहा था। साधु महाराज, हंसने की बजाय अगर आप मेरे पति का इलाज कर दें तो आपकी बहुत ज्यादा कृपा होगी। महाराज, तेरे पति का इलाज तो है, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। साधु महाराज, बस ये सही हो जाए, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। साधु रहस्यमयी अंदाज में शर्मीली की ओर देखकर बोला, तो फिर सुनो, तुम्हारे पति का इलाज इस काल में नहीं बल्कि उस काल में है। तभी पुट्ठा साधु की ओर क्रोधित अवस्था में देखकर बोल उठा, यहाँ से चला जा मूर्ख, है ये क्या बार बार बाल बाल बोल रहा है? शर्मीली देखो, मैं अपने बाल नहीं कटाने वाला। अबे, मैं तुझसे नहीं, तेरी पत्नी से बात कर रहा हूँ बे। अरे इनकी बातों को छोड़िए, आप मुझे बताइए कि क्या इलाज है। यहाँ से कुछ दूर घनी झाड़ियों में एक उड़न खटोला रखा हुआ है जो समय के पीछे ले जाता है। आपका मतलब राजा महाराजाओं के दौर में? तुमने बिल्कुल सही समझा। इस समय एक भुलक्कड़ इस समय उसी सोने के उड़न खटोले के आसपास टहल रहा है। अरे साधु महाराज, हमें उस भुक्कड़ से क्या मतलब? जब तक उस उड़न खटोले में 3 लोग सवार नहीं होंगे, वो उड़ नहीं सकता। वो खटोला तुम्हें 500 साल पीछे की ओर एक महल की छत पर उतार देगा। उस राज्य में सुट्टा नाम के एक राजा का शासन है जो तुम्हारे पति का ही हम शक्ल है। तुम्हें किसी भी तरह से उसके राज्य के खजाने के अंदर प्रवेश करना होगा और ढेर सारा खजाना उस सोने के उड़न खटोले पर रखना होगा। याद रखना, उस खजाने में जड़ी बूटियां भी रखी हुई हैं। रात होने से पहले उस उड़न खटोले पर सवार हो जाना, नहीं तो तुम सब हमेशा के लिए वहीं पर फंस कर रह जाओगे। शर्मीली पुट्ठा को लेकर सीधे झाड़ियों में चली गई। वहाँ पर गेंदा सेठ सोने के उड़न खटोले को बड़े ही गौर से देख रहा था। शर्मीली अपने आप से बोली, लगता है यही वो भुक्कड़ है। इसकी तो शक्ल देखकर ये लग रहा है कि ये उड़न खटोले को खाने के बारे में सोच रहा है। शर्मीली गेंदा सेठ की ओर देखकर बोली, क्या देख रहे हो? अरे क्या देख रहा हूँ? क्या तुम्हें इतना बड़ा आम नहीं दिखाई दे रहा? जंगल में यही खाने के लिए तो आया हूँ मैं। अरे मूर्ख, ये आम नहीं बल्कि सोने का उड़न खटोला है। अब जो भी हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे तो यही बहुत बड़ा आम जैसा मालूम पड़ रहा है। तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है ना? मैं और मेरे पति सोने के उड़न खटोले पर बैठकर एक शादी समारोह में जा रहे हैं। शादी समारोह का नाम सुनकर गेंदा सेठ के मुंह में लार टपकने लगी। अरे तो मुझे भी जल्दी से अपने साथ ले जाओ। सिर्फ शादी समारोह में ही मेरे पेट का कुछ भला होता है। तो फिर देर किस बात की है, चलो। उन तीनों के बैठते ही अचानक सोने का उड़न खटोला हवा में उड़ने लगा। अगले ही पल सोने का उड़न खटोला एक बहुत बड़े महल की छत पर खड़ा हुआ था। अचानक सोने का उड़न खटोला गायब हो गया और उन तीनों ने अपने आप को महल के द्वार पर खड़ा पाया।